बिहार बोर्ड कक्षा 12th में जितने भी स्टूडेंट 2024 में अपना फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं और वो अपने विषय के साथ संस्कृत लिए हैं, तो उनके लिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 का लेकर आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 का फाइनल एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन पेपर है एनुअल एग्ज़ाम का। और जो भी स्टूडेंट साइंस आर्ट्स कॉमर्स के हैं सभी के लिए अवेलेबल है। चलिए यहाँ पे हम आगे जाते हैं और आपको यहाँ पे सबसे पहले टोटल 105 प्रश्न रहेगा, जिसमें टोटल यहाँ पे 100 पूर्णांक का रहेगा। ये तो आपको पता ही होगा 100 अंक का रहेगा। इसमें आपको यहाँ पे 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलता है, आपको ये पता होगा। आपको विद्यार्थियों के लिए निर्देश बताया गया, एक वीडियो में हम ये सब क्लियर किए थे। चलिए इसे हम छोड़ करके यहाँ पे हम आते हैं मेन। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे 1 से 100 रहेगा, जिसमें आपको 50 का ही उत्तर देना रहेगा। संस्कृत के लिए जिसमें आपको 50 का उत्तर देना रहेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक में 50 का उत्तर दें और एक प्रश्न के लिए 1 अंक यहाँ पे है। चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। इसमें टोटल जो क्वेश्चन होने वाले हैं 100 ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं और टोटल उधर 5 सब्जेक्टिव होने वाले हैं दीर्घ के रूप में। तो इस वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। इसमें पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व कराया जाएगा, याद करके पूरा रख लीजिएगा इसको। इसके बाद अपने दोस्तों के पास जो भी यहाँ पे आपके क्लास के फ्रेंड हैं उसके पास से वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को, करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे संस्कृत के लिए ओरिजिनल तैयारी मतलब कि यहाँ पे मूल्यवान तैयारी किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे यहाँ पे। और आपको संस्कृत क्लास 12 के लिए संस्कृत के लिए कुछ टेंशन की मतलब कि चिंता लेने की बात नहीं है। इस चैनल पे यहाँ पे PDF और फिर यहाँ पे प्लेलिस्ट बनाया गया है टोटल कोर्स का, उसमें जा कर के आप पूरा अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा, ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, तो आप यहाँ पे आराम से कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। पहला क्वेश्चन क्या कहा रहा है यहाँ पे कि जीवन के कितने पुरुषार्थ हैं। तो टोटल जीवन के यहाँ पे कितना पुरुषार्थ हैं, तो 4 पुरुषार्थ हैं। हम आपको जब क्लास 12 का 1 से 12 चैप्टर यहाँ पे हिंदी में जब हल कराए थे, पूरा याद कराए थे क्वेश्चन आंसर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरा, तो उसमें बताए थे कि जीवन के कितने पुरुषार्थ हैं, 4 पुरुषार्थ हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है धर्मशास्त्र के रचनाकार कौन है। धर्मशास्त्र के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हो जाएंगे याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है पारिजात हरण काव्य के रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पे कालिदास, बी है माघ और सी है कर्णपुर और डी है भाष्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 के सी मतलब कर्णपुरा। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है बिहार के सारण प्रदेश में कौन रहते थे। चलिए यहाँ पे बताइए बिहार के सारण प्रदेश में कौन रहते थे। तो ऑप्शन नंबर 1 मंडन मिश्रेन, दूसरा है याज्ञवल्क्य, तीसरा है गौतम और चौथा है यहाँ पे वात्स्यायन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंडन मिश्रेन, बिहार के सारण प्रदेश में रहते थे, याद रखिएगा। 4 के आंसर हो जाएगा मंडन मिश्रेन। चलिए इसके बाद हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 5वां में। पटना कॉलेज के संस्कृत अध्यापक कौन है। भी है क्वेश्चन, इसके कर लीजिएगा। पटना कॉलेज के संस्कृत के अध्यापक कौन है, तो इसके यहाँ पे अध्यापक हैं बताइए। ए हैं रामकरण शर्मा, बी हैं रामावतार शर्मा, सी है मंडन मिश्रेन और डी है उदयनाचार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रामावतार शर्मा। याद रखिएगा ये 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो आप इसे रट लीजिएगा। 2023 का है, रट लीजिएगा, क्योंकि हर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में से यहाँ पे 10% 20% क्वेश्चन सेम टू सेम आपको आएगा। तो 2023 का क्वेश्चन पेपर 2024 में ना आ जाए, इसलिए यहाँ पे हम सोल्व करा दे रहे हैं, आपके लिए यहाँ पे बेटर होगा। छठा क्वेश्चन है यहाँ पे कि परोपकारा, छठा क्वेश्चन है परोपकारा पाठ कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है बृहत कथा से, बी है नीति शतक से और सी है पंचतंत्र से और डी है यहाँ पे जातक माला से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीतिक शतक से लिया गया। नीति शतक से परोपकारा कहाँ से लिया गया, नीति शतक से। चलिए यहाँ पे आगे क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन करुणा प्रयाण
व्यक्ति का शरीर किससे सुशोभित होता है। 7वां क्वेश्चन है करुणाप्रधान व्यक्ति का शरीर किससे सुशोभित होता है। तो बताइए। ऑप्शन नंबर ए है परोपकार से, बी है परोपकार से, और सी है कुंडल से, और डी है चंदन से। तो कुंडल, चंदन और परोपकार से नहीं होता है, परोपकार से होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा परोपकार। चलिए 8वां क्वेश्चन है आपतगतः च न जहाती वाक्यांश किस पाठ से लिया गया है। इसका अर्थ होता है कि आपातकाल में, मतलब कि खराब समय में कौन नहीं जाते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है वर्षा वर्णम, बी है परोपकारा, सी है दिलीप वर्णम, और डी है व्यायाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी परोपकारा। चलिए इसके बाद 9वां क्वेश्चन है भर्तृहरि ने कितने शतक काव्य लिखे हैं। तो टोटल 3 शतक काव्य लिखे हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, ऑप्शन में है 5, 6, 8 की 3, तो टोटल 3 लिखे हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पे हम आ चुके हैं 10वां क्वेश्चन में। यहाँ पे सबसे पहले बता दीजिए 9वां क्वेश्चन में भर्तृहरि शतक काव्य लिखे हैं 3। तीनों का नाम कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी जल्दी आप लोग। प्रश्न संख्या 10वां है दान देने से सुशोभित होता है। क्या सुशोभित होता है। मुख, पाद, पानी या फिर कर्ण। बताइए क्या सुशोभित होता है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ए, मुख मने मुंह सुशोभित होता है। प्रश्न संख्या 11 है सर्वतः के योग के साथ कौन सा कारक है। सर्वतः के योग के साथ कौन सा कारक है। बताइए। ऐसे कारक मतलब कि यहाँ पे आप याद कर लीजिएगा, बालक शब्द भी याद कर लीजिएगा जिससे आपको बन जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे इसका ऑप्शन है यहाँ पे चतुर्थी, सप्तमी या फिर द्वितीय या फिर प्रथमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी द्वितीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी द्वितीय। चलिए 12 क्वेश्चन नंबर है विसर्ग का उच्चारण स्थान, जो ये डबल बिंदु वाला विसर्ग रहता है इसका उच्चारण स्थान कहाँ से है। तो इसका उच्चारण स्थान कंठ से है, तालु से है, मूर्धा से है, दंत से है। बताइए कहाँ से इसका उच्चारण स्थान। तो 12 प्रश्न संख्या का राइट आंसर हो जाएगा कंठ से। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कंठ से। ठीक है, कंठ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 क्वेश्चन है ई का एक ई ए वाला होता है और एक ई ए वाला होता है। तो इसमें से ए वाला जो ई देख रहे हैं इसका उच्चारण स्थान कहाँ है। उच्चारण स्थान आप पूरा याद कर लीजिएगा। ठीक है, उच्चारण स्थान पूरा याद कर लीजिएगा। उच्चारण स्थान कहाँ है। ई का उच्चारण स्थान का मुद्रा है या कंठ है, तालु है या दंत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 का बी। ठीक है, कंठ। 13 का बी हो जाएगा कंठ। 14 का यहाँ पे आ चुके हैं। प्रश्न संख्या 14 है यहाँ पे वा का उच्चारण स्थान। वा का क्या उच्चारण स्थान है। दंतोष्ठ है, ओष्ठ है, कंतोष्ठ है या फिर दंत है। बताइए। तो 14 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दंतोष्टम। ठीक है, दंतोष्टम। दांत और ओष्ठ दोनों वाह बोल कर देखिए, ये समझ में आ जाएगा। चलिए इसके बाद प्रश्न संख्या 15 है। प्रश्न संख्या 15 है अवदत्त किस लकार का रूप है। अवदत्त किस लकार का रूप है। तो 15 का यहाँ पे ऑप्शन है लट, लोट, लड या फिर लिट। बताइए ऑप्शन में बताइए कौन सा है। तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी लंड। प्रश्न संख्या 16 में आ चुके हैं। प्रश्न संख्या 16 है इक प्रत्याहार के यहाँ पे अंतर्गत कौन सा वर्ण बनेगा, कौन सा वर्ण आता है। इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन सा वर्ण आता है। बताइए। ई आता है, उ आता है या फिर री आता है या कोई नहीं। सॉरी सभी। तो बताइए 16 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा इसमें से सभी। ई भी आता है, उ भी आता है और ये वाला री भी आता है। चलिए इसके बाद यहाँ पे 17 प्रश्न संख्या है। 17 प्रश्न संख्या क्या कह रहा है अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन सा वर्ण आता है। अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन सा वर्ण आता है। तो इसके अंतर्गत आवेगा केवल स्वर आवेगा, केवल व्यंजन आवेगा या दोनों आवेगा कि कोई नहीं। बताइए। 17 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं प्रत्याहार आवेगा। ठीक है, अच में कोई नहीं आवेगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले बताइए कि 17 में कोई नहीं आवेगा तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आवेगा कौन। आज प्रत्याहार में कौन सा वर्ण आता है कमेंट बताइए। चलिए इसके बाद यहाँ पे हम आगे जाते हैं और अगला क्वेश्चन है प्रत्याहार सूत्र कितने होते हैं। प्रत्याहार सूत्र कितने होते हैं। तो बताइए 10, 12, 14 या फिर 16। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी
14, इसमें ही महेश्वर सूत्र आता है। ठीक है, महेश्वर सूत्र इसमें ही आता है, याद रखिएगा। तो टोटल प्रत्याहार सूत्र कितना है? 14 है। इसके बाद यहाँ पे 19वां प्रश्न है। 19वां प्रश्न है 99 को संस्कृत भाषा में क्या लिखेंगे? 99 को संस्कृत भाषा में क्या लिखेंगे बताइए? एकोनवंती, नवंती, नव नवंती या फिर नवासिती? तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा नव नवंती, नव नवंती, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे 20वां है ईतम, ईता भूत लक्षणीय सूत्र किस विभक्ति का? सूत्र याद कर लीजिएगा। टोटल यहाँ पे कारक में सूत्र बताया जाता है संस्कृत में, टोटल याद कर लीजिएगा आप लोग। ऐसे कीजिए कि आप लोग अपने नज़दीकी मार्केट से एक संस्कृत का बुक आता है, यहाँ पे सरल संस्कृत नाम का एक बुक आता है, वो बुक ले लीजिए। उसी को अब पूरा बालक शब्द और फिर उसमें आपको पूरा यहाँ पे होगा, यहाँ पे ईता लच मतलब सूत्र पूरा होगा, तो सूत्र को पूरा याद कर लीजिएगा। उच्चारण स्थान पूरा होगा उसमें। ठीक है, सीनियर वाला लीजिएगा, सीनियर वाला। जूनियर वाला में से आपको मिलेगा पर सूत्र नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? द्वितीय होगा, तृतीय होगा, चतुर्थी होगा या पंचमी होगा? तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा बी, तृतीय। ईतम, ईता भूत लक्षणीय, जो भूत से डरता है उसके लिए सूत्र है तृतीय। चलिए इसके बाद प्रश्न संख्या 21 है। प्रश्न संख्या 21 क्या कह रहा है कि संस्कृत व्याकरण में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत व्याकरण में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं बताइए? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं या 4 होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। 21 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 3 होते हैं, संस्कृत में टोटल वाच्य 3 होते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पे हम आगे क्वेश्चन में आ चुके हैं। गच्छेद किस लकार का रूप है? 22वां प्रश्न संख्या है, गच्छेद किस लकार का रूप है? लट लकार का है, लोट लकार के है, विधि लिंग के है या लड लकार के है? बताइए किस लकार का है? तो 22 का प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर हो जाएगा सी, विधि लिंग का है। गच्छेद विधि लिंग का है, इसलिए हम बोल रहे हैं आपको लकार पूरा याद कर लीजिएगा। और वो जो बुक बोले अभी लेने के लिए वो सीनियर वाला लीजिएगा। ठीक है, सीनियर वाला में सब होगा, सूत्र के साथ में होगा। इसके बाद आगे यहाँ पे हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 23 में। भू धातु का लकार, भू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष में बहुवचन में क्या होगा? भू धातु के लट लकार प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या होगा? भवंती होगा, भवता होगा, भवंती होगा या फिर भवती होगा? यहाँ पे भवानी है, सॉरी यहाँ पे भवानी पड़ जाएगा, यहाँ पे डी भवती। क्या हो जाएगा? भावती। ऑप्शन नंबर डी भावती। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यहाँ पे टोटल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा वो 100 रहेगा। ये तो आपको स्टार्टिंग में ही बताएं, जिसमें से आपको 50 जो रहेगा वो आपके बुक से रहेगा और इधर जो 50 रहेगा वो आपको संस्कृत व्याकरण से रहेगा। मतलब व्याकरण से इधर रहेगा 50 हिंदी की तरह और इधर बुक से रहेगा 50 क्वेश्चन, जिसमें आपको 50 का ही उत्तर देना है। तो आप यहाँ पे इतना ज़्यादा मेहनत कीजिए और बुक का ही 50 क्वेश्चन आप रट लीजिए और उसी को आप याद करके जाइए। वहाँ पे 50 क्वेश्चन बुक वाला ही उत्तर दीजिए। अगर जो नहीं आता है तो कुछ इसमें से आप 50 उत्तर ले लीजिए। ऐसे करके आपको 50 क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। क्योंकि मतलब ऐसे भी आप जान सकते हैं कि 50 क्वेश्चन बुक वाला यहाँ पे और फिर 50 क्वेश्चन यहाँ पे व्याकरण से अगर याद करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। 100 क्वेश्चन रहेगा जिसमें हमको आधा ही बनाना है। प्रश्न संख्या 24 है, गम धातु के लड लकार के मध्य पुरुष के एक वचन का क्या रूप होगा? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? गच्छतु हो जाएगा, अगच्छता हो जाएगा, आगच्छन हो जाएगा या अगच्छम हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 24 का बी आगच्छा हो जाएगा। ठीक है, और 24 का राइट आंसर हो जाएगा बी आगच्छा। इसके बाद 25 का यहाँ पे है, कारक कौन सा प्रत्यय है? कारक में कौन सा प्रत्यय है? तो बताइए कारक में कौन सा प्रत्यय है? नुगुल प्रत्यय है, इक्का है, अक है या वक्त है? बताइए कत है, कत प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 25 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, अक प्रत्यय है कारक। ठीक है, कारक आ रहा है तो यहाँ पे अक प्रत्यय आ जाएगा। इसमें हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 26 में। प्रश्न संख्या 26 क्या कह रहा है कि सुका
में कौन सा प्रत्यय है, सुकह में कौन सा प्रत्यय है, कत है, अक है, अक है, अन है। सुकह बोलने का प्रयास कीजिए तोड़ तोड़ कर, तो उसमें पता चलेगा कौन सा तत्व है, से कौन सा प्रत्यय है। तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, अक प्रत्यय सुका। ठीक है, सुका आक आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न संख्या 27 है, भोक्तु में कौन सा प्रत्यय है, कत है, तुमुन है, कप्तवंतु है या कतवा है। तो कत हो जाएगा 27 का राइट आंसर, तुमुन हो जाएगा, सॉरी तुमुन हो जाएगा। ठीक है, तुमुन, कप्तुम। ठीक है, तुमुन हो जाएगा इसमें। 28 में आ चुके हैं हम। प्रश्न संख्या 28 क्या कह रहा है, महावर्ण का क्या अर्थ होता है, महानदी, महासागर, बान या पर्वत। यहाँ पे अर्थ होता है बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महासागर, महावर्ण अर्थात महासागर। हितवा में कौन सा प्रत्यय है, हितवा में कौन सा प्रत्यय है, लप्य है, कतवा है, कत है या अन है। तो हितवा, हितवा में कतवा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 29 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कतवा। हितवा बोलकर देखिए, कतवा बीच में आएगा तो कतवा हो जाएगा। 30 में आ चुके हैं, विश्रम। 30 प्रश्न संख्या है, विश्रम में कौन सा प्रत्यय है, विश्रम में कौन सा है। तो कतवा है, लप्य, लयप है या फिर कत है या कतवतु है। तो बताइए 30 का यहाँ पे जो सही उत्तर होगा 30 का, वो हो जाएगा आपको डी। ठीक है, डी हो जाएगा, कतवतु या फिर। तो ऑप्शन नंबर डी ये जो आंसर है हमको गलत लग रहा है, तो आप अपने कमेंट में बताइए कि विश्राम में कौन सा प्रत्यय होता है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जो जो हम प्रश्न पूछे हैं वो कमेंट में आप ज़रूर बताते जाइएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न में हम आ चुके हैं, मृच्छकटिकम काव्य क्या है, प्रकरण है, खंड काव्य है, महाकाव्य है, चंपू काव्य है। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, प्रकरण है। ठीक है, प्रकरण है यहाँ पे। इसके बाद 32 प्रश्न संख्या है, कह रहा है चारुदत्त कौन था। तो बताइए स्त्री घातक था, चोर था, क्षत्रिय था या ब्राह्मण था। तो चारुदत्त क्या था, चारुदत्त एक प्रकार से यहाँ पे ब्राह्मण था। इसका कहानी भी हम आपको डिटेल में बताए थे। चलिए इसके बाद 33 प्रश्न संख्या में आ चुके हैं, चारुदत्त का साला कौन था, बीरक था, साकार था, शोधनक था, अधिकारिक था। बताइए चारुदत्त का साला कौन था, राजा चारुदत्त का साला कौन था। तो चारुदत्त का साला यहाँ पे कौन होता, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, साकार था। चारुदत्त का साला कौन था, साकार था। इसके बाद यहाँ पे 34 प्रश्न संख्या में आ चुके हैं, छिदेश्वनी बहुली भवंती वाक्य किस पाठ से उदित है, मंगलम से है, कि श्रेष्करी स्थिति से है, न्याय दृश्यम से है या फिर परोपकारा से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, न्यायालय दृश्यम से। चलिए इसके बाद 35 प्रश्न संख्या है, साकार स्त्री घातक पद का प्रयोग किसके लिए किया था करता है। तो बताए थे आपको कि जो साकार था वो स्त्री घातक किसके लिए करता है, बीरक के लिए, शोधनक के लिए, अधिकारिक के लिए या चारुदत्त के लिए। तो करता है चारुदत्त के लिए। 35 का सही उत्तर डी हो जाएगा, क्योंकि साकार और फिर यही चारुदत्त के बीच में लड़ाई था। जो चारुदत्त एक गलत आदमी था और साकार एक गलत आदमी था और चारुदत्त एक ब्राह्मण था, तो इसने कोई गलती नहीं किया था। इसके बाद हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 36 में। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है 10 कुमार चरित्र कितने भागों में विभक्त है, 2, 3, 4 या 5। 10 कुमार चरित्र कितने भागों में विभक्त है, 2, 3 या 4 या 5 भागों में बताइए। तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा, 36 का सही उत्तर हो जाएगा बी, 3 भागों में। 10 कुमारों का चरित्र बताया गया था, उन 10 कुमारों का 3 भागों में बांटा गया है, ये बताए थे हम आपको। चलिए 37 प्रश्न संख्या है, दंडी किसके लिए प्रसिद्ध है, दंडी उपमलांकर के लिए, अर्थ गर्भवीर्य के लिए कि पद्य ललित के लिए, इसमें से कोई नहीं। बताइए तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पद्य ललित के लिए दंडी का प्रसिद्ध है। इसके बाद प्रश्न संख्या 38 है, सोमदत्त प्राप्ति कथा, सोमदत्त प्राप्ति कथा 10 कुमार चरित्र के किस भाग से संकलित है। 10 कुमार जो कथा है सोमदत्त के किस भाग से लिया गया है, 10 कुमार चरित्र से कौन से भाग से सोमदत्त प्राप्ति कथा लिया गया है। तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा, बताइए पूर्व पीठिका से, मध्य पीठिका से, उत्तर पीठिका से। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ए, पूर्व पीठिका से लिया गया है। चलिए 39 प्रश्न संख्या है, मगध राज कौन था, मगध राज कौन था। तो इसका राइट आंसर बताइए कौन था, राजहंस था, बालहंस था, सुवंश था, राजहंस था। तो बताइए यहाँ पे राजहंस था या राजवंश था। 39 का सही उत्तर क्या होगा, राजहंस,
ऑप्शन नंबर ए राजहंस थे, वो मगध के क्या थे, राजा थे। चलिए 40 प्रश्न संख्या क्या कह रहा है, सत्यवर्मा का मंत्री कौन था, बृहदत्त था, देवदत्त था, धर्मदत्त था या सोमदत्त था। तो सत्यवर्मा का जो मंत्री था कहानी में, वो कहानी हम आपको पढ़कर बताए थे, तो सत्यवर्मा का मंत्री था सोमदत्त। जो भी नए स्टूडेंट हैं यहाँ पे नए वीडियो को वाचिंग कर रहे हैं, अभी वीडियो को छोड़िए और आप लोग यहाँ पे जो हिंदी में कोर्स कराया गया है क्लास 12 के लिए, संस्कृत के लिए, वो पूरा पढ़ लीजिए, तब ये वीडियो आपको समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे हम आ चुके हैं एक प्रश्न संख्या 41 में। उस सब वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा या चैनल पे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे कोर्स बताया गया है A to Z संस्कृत के रूप में है। तत् शब्द का षष्ठी बहुवचन का क्या रूप है, तस्य है, तयो है, त्वेषम है या तेषु है। बताइए 41 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पे तेसाम हो जाएगा। चलिए 41 का सही आंसर हो जाएगा तेसाम। प्रश्न संख्या 42 है, साधु शब्द का तृतीय विभक्ति द्विवचन क्या होगा, याद रखिएगा। साधु शब्द का यहाँ पे साधु शब्द याद कर लीजिए, या फिर आप बालक शब्द भी अगर याद कीजिएगा, बालक शब्द, तो आपको यहाँ पे साधु शब्द के रूप में याद हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो साधु शब्द याद कीजिए या बालक शब्द, एक तो उससे सभी अर्थ स्पष्ट और फिर सभी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 42 का सही आंसर क्या होगा, साधव, साधुम, साधवा या साध्री। ये बहुत बनाना हल्का है, अगर आप बालक शब्द याद कर लेते हैं तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे साधु। ठीक है, साधु हो जाएगा। इसके बाद हम 43 में आ चुके हैं, मातुआ किस विभक्ति का रूप है, मातुआ किस विभक्ति का रूप है, पंचमी का, षष्ठी का, प्रथमा का है, द्वितीय का है। तो मातुआ किस विभक्ति का रूप है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बताइए षष्ठी हो जाएगा, षष्ठी में आता है आपको मातुआ, षष्ठी आपको ये सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ जाते हैं अगली प्रश्न संख्या 44 में। 44 से किम शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन का रूप क्या बनेगा। सप्तमी में स्त्रीलिंग में एक वचन का रूप क्या बनेगा, कस्य बनेगा, कश्याम बनेगा, कस्मे बनेगा या कश्य बनेगा। 44 का सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, बी हो जाएगा कश्याम, कश्याम हो जाएगा। 45 का सही उत्तर बताइए। 45 में हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 45, त्रि शब्द का स्त्रीलिंग, त्रि जो शब्द है इसका स्त्रीलिंग द्वितीय बहुवचन के रूप में क्या होगा। बताइए त्रिशरण होगा या फिर त्रीन होगा, त्रितस्य होगा या फिर त्रिस्य होगा। बताइए क्या हो इसका सही आंसर होगा। तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा बी, तृण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तृण। प्रश्न संख्या 46 में हम आ चुके हैं। यहाँ पे आप यहाँ से संधि विच्छेद आपको मिलेगा। निरी और डीन शब्द से संधि होकर कौन सा शब्द बनेगा, निरी और डीन दो शब्द से कौन सा शब्द बनेगा। तो 46 का उत्तर बताइए, नरा बनेगा, नारी बनेगा, निरी बनेगा या नारी बनेगा। बताइए ये नारी वे नारी में बहुत अंतर है। ठीक है, तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा बी, नारी। ठीक है, इसके बाद हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 47 में। भवितुम में कौन सा प्रत्यय है, भवितुम में कौन सा प्रत्यय है, तुमुन है, कत्वा है, साचन है, सानच है या फिर कत है। बताइए कौन सा प्रत्यय है। तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा ए, तुमुन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय है। इसके बाद हम 48 प्रश्न संख्या में आ चुके हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, अहम रामेन सह गच्छम, रेखांकित पद क्या है, जो रामेन है वो कौन सा पद है, षष्ठी है, तृतीय है, द्वितीय है या चतुर्थी है। बताइए। तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा बी, तृतीय में आता है रामेन। ठीक है, राम रामेन आता है तृतीय में। इसके बाद यहाँ पे 49 है। 49 प्रश्न संख्या है, क्रिया के आधार को क्या कहते हैं। ये बहुत हल्का प्रश्न है। क्रिया के आधार को क्या कहते हैं, संप्रदान, अधिकरण, अपादान, कारण। बताइए, कमेंट में बताइए, ये आपको कमेंट में देखना चाहते हैं हम। चलिए हम आगे बताते हैं आपको प्रश्न संख्या 50 में। प्रश्न संख्या 50 से धिक के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, धिक के योग में कौन सा विभक्ति का प्रयोग होता है, प्रथमा, तृतीय, चतुर्थी या फिर द्वितीय। तो धिक के योग में यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, धिक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। चलिए इसके बाद हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 51 में। जगत का आधार कौन है। यहाँ पे ये सब बुक का क्वेश्चन है। जगत का आधार कौन है, जल है, पर्यावरण है, वनस्पति है या धरती है। तो जगत का आधार क्या है, कौन जगत का आधार है। प्रश्न संख्या 51 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी,
पर्यावरण ही जगत का क्या है, आधार है। पर्यावरण ही जगत का आधार है। चलिए इसके बाद प्रश्न संख्या 52 में हम आ चुके हैं। भूमि का आवरण किसे कहा जाता है? भूमि का आवरण किसे कहा जाता है? वायु को कहा जाता है, जल को कहा जाता है, वनस्पति को कहा जाता है, सभी को। तो भूमि का आवरण के रूप में जल भी है, भूमि पर है, वायु भी भूमि पर है, वनस्पति भी भूमि पर है। तो भूमि का आवरण हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए इसके बाद यहाँ पे हम प्रश्न संख्या 53 में आ चुके हैं। श्रेयस्करी स्वस्थिति पाठ में चूहिया का रूपांतरण किस में हुआ? ये कहानी आपको बहुत मज़ेदार लगा होगा और बताए थे भी हम आपको इसमें। चलिए पुत्र के रूप में बनाया था, माता या पिता या कन्या, तो बताए थे चूहिया, एक चूहा जो था वो चूहिया के रूप में बन गया था। ठीक है, तो 53 का सही आंसर हो जाएगा डी, कन्या का रूप में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 54 प्रश्न संख्या है। भूत पदार्थ कितने माने जाते हैं? भूत पदार्थ कितने हैं? 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं या 6 हैं? बताइए 3, 4, 5, 6 कितने हैं? 3, 4, 5 और 6। तो 54 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। भूत कितने प्रकार के? 5 प्रकार के भूत होते हैं। वो भूत नहीं, भूत पदार्थ होते हैं। ठीक है, चलिए 55 प्रश्न संख्या में हम आ चुके हैं। वर्षा वर्णम पाठ कहाँ से संकलित है? वर्षा वर्णम पाठ कहाँ से संकलित है? बताइए, महाभारत से है, रामायण से है, पुराण से है, उपनिषद से है? तो वर्षा वर्णम पाठ में राम जी और फिर सीता जी का भी वर्णन होता है। वर्षा वर्णम पाठ में वर्षा के बारे में बताया गया है, वनस्पति के बारे में बताया गया है। तो ये जो प्रश्न संख्या 55 है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, रामायण से लिया गया है। यही वर्षा वर्णम के रूप में जब राम और सीता जी और लक्ष्मण जी जाते हैं वन में, तो उसी का यहाँ पे संग्रह है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 56 में आ चुके हैं। महर्षि वाल्मीकि की रचना कौन है? महर्षि वाल्मीकि की रचना कौन है? पुराण है, महाभारत है, रामायण है या वेद है? ये सब हम आपको बताए थे कहानी में। बताइए महर्षि वाल्मीकि की रचना कौन है? पुराण, महाभारत, रामायण या वेद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 56 का सही आंसर हो जाएगा सी, रामायण। ठीक है, चलिए हम प्रश्न संख्या 57 में हम आ चुके हैं। प्रश्न संख्या 57 क्या कह रहा है? राम किस पर्वत पर वर्षा काल बिताते हैं? तो यही वर्षा वर्णम पाठ में बात बताया गया है। राम किस पर्वत पर वर्षा काल बिताते हैं? माल्यवान पर, चित्रकूट पर, विंध्य पर या अरावली पर? तो चित्रकूट पर्वत पर। क्लास 10th में जब आप संस्कृत में पढ़े होंगे कि जो राम रहते हैं, सीता और फिर लक्ष्मण, वो सब जाते हैं कहाँ? तो जाते हैं चित्रकूट पर्वत पर। तो इसमें भी पूछा है कि राम किस पर्वत पर वर्षा काल बिताते हैं? चित्रकूट पर। 57 का सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम आ चुके हैं 58 में। रामायण में कितने खंड है? रामायण कितने खंडों में विभक्त है? कितने खंड है बताइए? 5 खंड है या 6 खंड है, 7 खंड है या 8 खंड है? तो टोटल रामायण में जो खंडों की बात किया जाता है वो टोटल यहाँ पे 7 खंडों में है, 7 खंडों में विभक्त है ये। चलिए 59 प्रश्न संख्या। राम कहाँ के राजा थे? राम कहाँ के राजा? मिथिला के थे, अयोध्या के थे, वैशाली के थे, राजगीर के थे? बताइए कहाँ के थे राजा? राम कहाँ के राजा थे? तो बताइए मिथिला के कौन थे? तो मिथिला के तो जनक थे। ठीक है, इसके बाद अयोध्या के थे, अयोध्या के कौन थे? यहाँ पे वैशाली के कौन थे? और फिर राजगीर के कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अयोध्या के राजा थे। राजा जब उनके पिताजी का मृत्यु हुआ था, जब वनवास से वापस आए थे, तो राजा का रूप में राम को राजा बनाया गया था। चलिए इसके बाद यहाँ पे हम आगे आ जाते हैं प्रश्न संख्या 60 में। वर्षा वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है? तो देखिए जब राम, सीता और लक्ष्मण जब जाते हैं किष्किंधा नरेश के पास, मतलब कि किष्किंधा के जो नरेश, बाली और सुग्रीव रहते हैं वहाँ, तो उसी यहाँ पे कांड को बताया गया किष्किंधा कांड। चलिए किष्किंधा कांड से हो जाएगा 60 का सही उत्तर सी हो जाएगा। वर्षा वर्णम पाठ रामायण के किष्किंधा कांड से लिया गया है। प्रश्न संख्या 61 में हम आ चुके हैं। तपोवन ब्रह्मचारी पाठ कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है स्वप्नवास बद्दा से लिया गया है, प्रतिमान कटम से लिया गया, मिरिच कटिकम से लिया गया है या अभिज्ञान शकुंतलम से लिया गया है? बताइए अभिज्ञान शकुंतलम से तपोवन ब्रह्मचारी कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया स्वप्नवास बद्दा। स्वप्नवास बद्दा के लेखक कौन है बताइए? 61 के ऐसे सही आंसर हो जाएगा आपको ए, स्वप्नवास बद्दा। तो स्वप्नवास बद्दा सही है। तपोवन ब्रह्मचारी जो पाठ है वो स्वप्नवास बद्दा से लिया गया है। बताइए इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं भाष्य हैं। इसके बाद यहाँ पे हम प्रश्न संख्या 62 में आ चुके हैं। तपोवन ब्रह्मचारी नाट्यांश का दृश्य कहाँ का है?
तपोवन ब्रह्मचारी नटांश का दृश्य कहाँ का है, बताइए। पाटलिपुत्र का है, बोधगया का है, वैशाली या राजगिरी का है। तो तपोवन ब्रह्मचारी के रूप में ये लिया गया है राजगीर से, मतलब राजगिरी से। चलिए प्रश्न संख्या 63 में आ चुके हैं। युगंधरायण राजा किसका मंत्री था? युगंधरायण राजा किसका मंत्री था? दुष्यंत का था, चारुदत्त का था, उदयन का था, राजहंस का था। तो 63 का सही उत्तर हो जाएगा सी, उदयन का था। उदयन जो राजा थे उनका यहाँ पे मंत्री था युगंधरायण। चलिए इसके बाद यहाँ पे प्रश्न संख्या 64 में आ चुके हैं। पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? पद्मावती मूवी में आपको बताया गया था और इस मूवी का चर्चा हम यहाँ पे बुक में जो पढ़ा रहे थे कहानी उसमें भी किए थे। प्रश्न संख्या यहाँ पे 64 है। पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? अवंती, वत्स, मगध या विदेह? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मगध। जो पद्मावती थी वो मगध की राजकुमारी थी। चलिए हम आ चुके हैं 65 प्रश्न संख्या में। युगंधरायण वासवदत्ता को धरोहर के रूप में किसके पास रख कर जाते हैं? ठीक है, ये आपको पद्मावती मूवी में आपको बताया गया है। तो ये है बसंत सेना, दूसरा है पद्मावती, तीसरा है यहाँ पे अवंतिका और फिर चौथा है यहाँ पे शकुंतला। किसके पास रखते हैं? तो 65 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, बसंत सेना के पास युगंधरायण वासवदत्ता को कहाँ रखते हैं? तो बसंत सेना के पास रखते हैं। चलिए इसके बाद हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 66 में। प्रश्न संख्या 66 क्या कह रहा कि वासवदत्ता किसकी पत्नी थी? राजा दुष्यंत की, राजा दिलीप की, राजा उदयन की, राजा चारुदत्त का? तो दुष्यंत का तो कोई कहानी नहीं है इसमें, दिलीप इसमें है ये नहीं है। दिलीप का बताया गया लेसन 14 में और इसके बाद चारुदत्त को बताया गया है लेसन 4 या 5 में है। तो उदयन की थी वासवदत्ता। 66 का सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए इसके बाद यहाँ पे हम 67 में आ चुके हैं। पंचतंत्र में कितने तंत्र हैं? पंचतंत्र में कितने तंत्र हैं? 6 तंत्र हैं, 7 या 5 या 8? तो पंचतंत्र बोलने से ही 5 नज़र आ रहा है, तो पंचतंत्र में टोटल 5 तंत्र हैं। ठीक है, 5 तंत्रों से बना हुआ है ये। चलिए इसके बाद प्रश्न संख्या 68 है। प्रश्न संख्या 68 क्या कह रहा है यहाँ पे कि पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? VVI क्वेश्चन है या VVI है। ठीक है, पंचतंत्र के रचनाकार विष्णु शर्मा, भर्तृहरि, अंबिका दत्त व्यास या वेद व्यास? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, विष्णु शर्मा का। ठीक है, पंचतंत्र के विष्णु शर्मा। चलिए इसके बाद यहाँ पे हम 69 में आ चुके हैं। सालंक्यान किस नदी के स्नान करने गए थे? किस नदी में स्नान करने के लिए गए थे? जो वो चूहिया मिली थी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, नर्मदा नदी या फिर जहानव्याम नदी? तो इसमें से किसी नदी का वर्णन उसमें नहीं है। जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है जहानव्याम नदी, उसका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा सही। इसी का वर्णन किया गया कहानी के शुरुआत में। चलिए इसके बाद यहाँ पे हम प्रश्न संख्या 70 में आ चुके हैं। तपस्वी सालंक्यान स्नान करके किसकी उपासना करते हैं? राम भगवान की करते हैं, भगवान शिव की करते हैं, भगवान सूर्य की? तो सालंक्यान मुनि किस भगवान का तपस्या करते हैं? तो 70 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, भगवान सूर्य का यहाँ पे आवाहन करते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पे हम प्रश्न संख्या 71 में आ चुके हैं। नृत्य शिक्षा विवाद पाठ कहाँ से लिया गया है? नृत्य शिक्षा विवाद भी बताए थे आपको, बताइए। अभिज्ञान शकुंतलम से, विक्रमोर्वशीय से, मालविकाग्निमित्र से या मृच्छकटिकम से? 71 का सही आंसर क्या होगा? तो 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालविका अग्निमित्र से। एक बात यहाँ पे हम आपको बता दें, 2022 का जो क्वेश्चन पेपर था 2022 का, उसमें से 12 से 13 क्वेश्चन आपको सीधे 2023 का क्वेश्चन पेपर में आया था। 2023 का क्वेश्चन पेपर में। तो आप याद रखिए कि इसमें भी आपको कुछ मतलब 20% मतलब 20 प्रश्न से ज़्यादा आपको आएगा। तो आप इसको मतलब आप रामबाण के रूप में आप इसे याद ही कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे हम प्रश्न संख्या 72 में आ चुके हैं। 72 प्रश्न संख्या है, गणदास कौन था? कला शिक्षक था, धर्म शिक्षक था, विज्ञान शिक्षक था या नृत्य का शिक्षक था? तो याद रहना चाहिए जो गणदास और फिर यहाँ पे दो यहाँ पे जो शिक्षक रहते हैं गणदास और हरदत्त जो रहते हैं, दोनों यहाँ पे नृत्य की शिक्षा देने आते हैं। यहाँ पे राजा की पत्नी रानी को यहाँ पे किसका शिक्षा देने आते हैं? तो नृत्य का शिक्षा देने, तो नृत्य शिक्षक रहते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 73 है, अयम में ना पादरजस्पिसी तुल्य मतलब कौन हमारे
पाद मतलब पैर का, चप्पल के बराबर भी नहीं है, मतलब तुल्य माने तुलना कर रहा है। तो कौन ऐसा युक्ति बोला था? इसका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हरदत्त, ऑप्शन नंबर ए। हरदत्त कहा देता है गणदास को कि यह मेरे पाद मतलब कि पैर के बराबर भी नहीं है। ठीक है, दोनों यहाँ पे शिक्षक में झगड़ा हो जाता है। प्रश्न संख्या 74 है, अग्निमित्र किस वंश का राजा थे? अग्निमित्र किस वंश के राजा थे? मौर्य वंश के, नंद वंश के, गुप्त वंश के या फिर शुंग वंश के? तो जो यहाँ पे अग्निमित्र थे वो यहाँ पे द्वितीय सम्राट थे शुंग वंश के। शुंग वंश के कैमे सम्राट थे? तो द्वितीय सम्राट से, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद हम प्रश्न संख्या 75 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 75 बता रहा है, नृत्य संगीत योग्यता विषयक विवाद किसके बीच हुआ? मतलब कि नृत्य संगीत की योग्यता मतलब कि उन दोनों की योग्यता के बीच में यहाँ पे विषयक विवाद मतलब कि यहाँ पे खतरनाक लड़ाई हो गया था दो शिक्षक के बीच में। तो कौन कौन शिक्षक के बीच में हुआ था? तो राजा और हरदत्त, गणदत्त या हरदत्त, गणदत्त या फिर विदूषक या राजा। तो याद रखिएगा दो शिक्षक सिर्फ थे, गणदत्त और हरदत्त। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इसको नाम है गणदास, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 76 में आ चुके हैं, सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था? सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था बताइए। 11 तारीख 9वां महीना 1993, 9 तारीख 11वां महीना 1983, सी है यहाँ पे 11 तारीख 9वां महीना 1893, डी है 11 तारीख 9वां महीना 1883। तो यहाँ पे 76 का सही उत्तर हो जाएगा सर्वधर्म सम्मेलन यहाँ पे हुआ था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी, 11 तारीख 9वां महीना 1893 को हुआ था, याद कर लीजिएगा 9। चलिए प्रश्न संख्या 77 में आ चुके हैं। प्रश्न संख्या 77 है यहाँ पे, साहित्यकार रोमा रोला किसकी जीवन कृति लिखते हैं? मतलब किसका जीवन वृत्ति लिखते हैं बताइए। महात्मा गांधी के, रामकृष्ण परमहंस के या विवेकानंद या सभी के? तो याद रखिएगा जो विवेकानंद रहते हैं इनके बारे में ही लिखते हैं रामा रोला। ठीक है, रामा रोला। इसके बाद आ चुके हैं प्रश्न संख्या 78 में। यहाँ पे सर्वधर्म सम्मेलन में श्रीलंका के बौद्ध प्रतिनिधि कौन रहते हैं? सर्वधर्म सम्मेलन में श्रीलंका के बौद्ध प्रतिनिधि नागरकर रहते हैं, धर्मपाल या गांधी जी या फिर विवेकानंद? तो अगर श्रीलंका से बौद्ध धर्म के रूप में पूछेगा तो जाते हैं धर्मपाल, याद रखिएगा। इसके बाद 79 में हम आ चुके हैं, मधुमास महीना किसको कहते हैं? मतलब कि मधुमास का महीना किसको कहा जाता है? फाल्गु या फिर फागुन को बोलते हैं, बी चैत या सी श्रावण या फिर डी कार्तिक? तो बताइए कौन सा महीना को मधुमास बोलते हैं? तो यहाँ पे चैत का जो महीना होता है उसे मधुमास कहते हैं। ठीक है, मधुमास कहते हैं इसलिए क्योंकि बहुत ही सुंदर माह रहता है वो, इसीलिए चैत महीना को बोला जाता है मधुमास। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न संख्या 80 में आ चुकी हैं। चंदन दास कौन था? श्रेष्ठी था, मंत्री था, राजा था या विदूषक था? तो याद रखिएगा चंदन दास पाटलिपुत्र का एक श्रेष्ठी रहता है। पाटलिपुत्र का एक क्या रहता है? श्रेष्ठी। ऐसे क्वेश्चन हम सब्जेक्टिव में क्लियर करा चुके थे। चलिए इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दें जो क्वेश्चन आपको बताए हैं वही क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। तो याद रखिए जितना क्वेश्चन हम आपको बताए हैं उसी में से आपको आएगा, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे हम 81 प्रश्न संख्या में आ चुके हैं। किस समास में पूर्व पद प्रधान है? पूर्व पद, तो याद रखिएगा जिसमें पूर्व पद प्रधान रहेगा वो हो जाएगा अव्ययी भाव, ए बी सी डी। मतलब कर्मधारय नहीं होगा, तत्पुरुष नहीं होगा, द्वंद्व नहीं होगा अव्ययी भाव। 81 का सही उत्तर हो जाएगा ए। 81 का सही उत्तर ए हो जाएगा क्योंकि अव्ययी भाव में प्रथम पद क्या रहता है? प्रधान रहता है। चलिए इसके बाद प्रश्न संख्या 82 है। द्वंद्व समास का उदाहरण। द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है? द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है? पीताम्बर है या राजपुरुष है, माता पितरों है या फिर सप्ताह है? तो द्वंद्व में याद रखिए दो शब्द रहेगा। कै शब्द? तो दो शब्द रहेगा और दोनों एक में रहेगा या फिर बीच में हाइफन आ सकता है। चलिए तो माता पिता जो शब्द है वो दोनों एक में है। माता का भी अलग अर्थ आ रहा है, पिता का भी। ठीक है, तो अलग अलग अर्थ आ रहा है तो इसमें हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा माता पिता। इसके बाद यहाँ पे हम प्रश्न संख्या 83 में आ चुके हैं। उद्योग में कौन सा
उपसर्ग है। उद्योग में कौन सा उपसर्ग है? उद्ध है या उत्त है, ध्यान से समझिएगा, या फिर योग है। बताइए उद्योग में, तो यहाँ पे आधा द आ जाएगा, तो 83 का सही उत्तर आ जाएगा उत्त। याद रखिए उत्त आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद यहाँ पे प्रश्न संख्या 84 में आ चुके हैं। प्रत्येकम में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पूछ रहा है। उपसर्ग मतलब आपको पता होगा, उपसर्ग पहले आता है, मतलब कि मान लीजिए लिखा हुआ प्रत्येक लिखा हुआ है, तो पहले जो आएगा उससे कहेंगे उपसर्ग, और जो लास्ट में आएगा उसको कहेंगे प्रत्यय कहेंगे। याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे 84 प्रश्न है कि प्रत्येकम में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्यय है या प्रत्यय है या प्र है या प्रति है? तो 84 का सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा डी, प्रति। ठीक है, प्रति जोड़ एक, ये हो जाएगा प्रति एकम। चलिए प्रश्न संख्या 85 है। यहाँ पे संस्कार शब्द का कौन सा उपसर्ग होगा? संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? सन होगा, सम होगा, संस होगा, या फिर कारा होगा। तो उपसर्ग कहाँ आता है? तो उपसर्ग पहले आता है, तो एक कार तो एकदम बाद में आ रहा है, तो ये नहीं होगा। सम, सन या संस, ये तीन में से होगा। 85 का सही उत्तर हो जाएगा बी, सम। ठीक है, सम आधा में आ रहा है, संस्कृत। याद रखिएगा। चलिए इसके बाद हम आ चुके हैं यहाँ पे 86 प्रश्न संख्या में। दीर्घ संधि युक्त पद कौन है? दीर्घ संधि युक्त पद कौन है? हरेंद्र है, देवालय है, या सूर्योदय है, या पवन है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? दीर्घ संधि किस में है? दीर्घ संधि किस में है? सही उत्तर बी हो जाएगा, देवालय। देवालय में कौन सा संधि है? तो दीर्घ संधि युक्त पद है। इसके बाद यहाँ पे 87 क्वेश्चन नंबर है। पावा का कौन सा संधि विच्छेद होगा? पावा का संधि विच्छेद क्या होगा? पा प्लस आवक, पो प्लस अका, या फिर पौ प्लस अक, या पाव प्लस अक? बताइए यहाँ पे क्या होगा? तो 87 का सही उत्तर हो जाएगा, बताइए ऑप्शन नंबर सी, पौ प्लस अक, पौ प्लस अक। याद रखिएगा। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 88 में आ चुके हैं। जश्व संधि का सूत्र क्या है? जश्व संधि का सूत्र क्या है? तो बताइए यहाँ पे झालम जोस्ते खरी च, या सस्व योटी, या फिर तोरलित। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे झलम जोस्ते। ठीक है, और राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। चलिए इसके बाद प्रश्न संख्या 89 है। 89 क्या कह रहा है यहाँ पे कि का और आयम में कौन सा शब्द बनेगा? का और आयम में संधि होकर कौन सा शब्द बनेगा? कोयम बनेगा, को और अयम बनेगा, या कोरयम बनेगा, या कह आयम बनेगा? तो 89 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, कोयम बनेगा, ओनली फॉर कोयम बनेगा। चलिए इसके बाद प्रश्न संख्या 90 है। संस्कृत में धातु किसे कहते हैं? संस्कृत में धातु किसे कहते हैं? संज्ञा पद को धातु कहते हैं, या क्रियापद को धातु कहते हैं, विशेषण पद को, या फिर कर्म पद को धातु कहते हैं? संस्कृत में धातु किसे कहते हैं? तो 90 का सही उत्तर हो जाएगा बी, क्रियापद हो जाएगा। क्रियापद में संस्कृत में इसे ही धातु कहते हैं, जिसमें टोटल 7 धातु पाया जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है क्रिया में कितने धातु होते हैं? 7 धातु होते हैं। याद रखिएगा। कर्ता, कर्म, और फिर ये जो पढ़े होंगे हिंदी में, उसमें एक लास्ट वाला छोड़ करके संस्कृत में 7 जो बचता है उसी को धातु बोलते हैं। हिंदी में 8 होता है, इसमें हम कारक सिर्फ बोलते हैं। याद रखिएगा। चलिए इसके बाद हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 91 में। प्रश्न संख्या 91 क्या कह रहा है यहाँ पे? प्रश्न संख्या 91 में हम आ चुके हैं। नयनम में कौन सी संधि है? नयनम में कौन सी संधि है? संधि है यन है, या गुण है, वृद्धि है, आदि? कौन सी संधि? यन संधि है, गुण संधि, वृद्धि संधि, या आदि संधि हो जाएगा। 91 का सही उत्तर हो जाएगा डी, ए आदि संधि। 91 का सही उत्तर हो जाएगा डी। यनम में कौन सा संधि है? ए आदि संधि। याद कर लीजिएगा। वृद्धि संधि का उदाहरण कौन है? शयनम है, विद्यार्थी है, यद्यपि है, एकक
है बताइए विरिधि संधि का उदाहरण। तो विरिधि संधि का उदाहरण एककय है, ठीक है। विरिधि संधि का उदाहरण ऑप्शन नंबर डी एककय है। यहाँ पे हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 93 में। भावार्थम में कौन सी संधि है बताइए, दीर्घ संधि है, गुण संधि, या ऑप्शन नंबर सी वृद्धि संधि या अनुसंधि बताइए। तो भावार्थम में यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दीर्घ संधि हो जाएगा। भावार्थम में कौन सा संधि, तो दीर्घ संधि हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या यहाँ पे 94 में हम आ चुके हैं। जगत और ईश किस संधि का उदाहरण है, जगत प्लस ईश किस संधि का उदाहरण है, विसर्ग, स्वर या फिर व्यंजन। विसर्ग, स्वर या व्यंजन या इसमें से कोई नहीं। तो 94 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर सी व्यंजन संधि बताइए। जगत प्लस इस में कौन सा संधि हो जाएगा, तो यहाँ पे व्यंजन हो जाएगा। चलिए व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसके बाद हम 95 में हम आ चुके हैं। प्रश्न संख्या 95 कह रहा है किस संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का, विसर्ग संधि का, व्यंजन संधि का या मुख संधि का। तो कशिच जो यहाँ पे संधि का उदाहरण हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विसर्ग संधि का उदाहरण है कशिच। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न संख्या 96 में। प्रश्न संख्या 96 क्या कह रहा है यहाँ पे, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप होता है, विस्तार होता है, विग्रह होता है या विच्छेद होता है। विस्तार कहने का मतलब यहाँ पे किसी चीज़ को एकदम डिटेल में, और विच्छेद मतलब तोड़ना, विग्रह मतलब ही होता है तोड़ना, और संक्षेप में हो गया मतलब कि एक छोटा चीज़ को और छोटा बनाना संक्षेप कहलाता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, संक्षेप। किसी भी बड़ा यहाँ पे सेंटेंस को छोटा बनाता है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद हम 97 प्रश्न संख्या में आ चुके हैं। 97 प्रश्न संख्या कह रहा है अनाथ में कौन सा समास है, अव्ययी भाव है, द्विगु है, द्वंद्व है, नई समास है। तो याद रखिएगा द्वंद्व हाइफन वाला होता है, द्विगु संख्या वाला होता है, और नई समास या फिर अव्ययी भाव समास में से होगा। तो यहाँ पे 97 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे नई समास, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनाथ में नई समास है। 97 नंबर प्रश्न संख्या में हमें डाउट है, तो इसका आंसर अगर आप सभी को याद होगा तो कमेंट में बताइए। जितना भी प्रश्न संख्या आपसे हम पूछे हैं उस प्रश्न संख्या का नाम, प्रश्न संख्या लिख करके आप हमें कमेंट में आंसर दे सकते हैं, ठीक है। आप सभी को आंसर हम वहाँ पे देख लेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 98 में आ चुके हैं। तपोधन किस समास का उदाहरण है, एकदम VVI कर लीजिएगा इससे, VVI प्रश्न तपोधन याद कर लीजिएगा। आपको हम 2023 में भी ये वाला बताए थे कि तपोधन आएगा और आया था भी, ठीक है। पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें समास भी क्लियर किए हैं और कारक विभक्ति और फिर क्रिया ये पूरा वहाँ पे क्लियर किए हैं। तो तपोधन उसमें बताए थे कि तपोधन याद कर लीजिएगा, तपोधन आया भी है। बताइए तपोधन कौन समास है, अव्ययी भाव है, बहुब्रीहि है, द्वंद्व है या द्विगु है। तो तपोधन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 98 का बहुब्रीहि। तपोधन में बहुब्रीहि समास है। इसके बाद प्रश्न संख्या 99 चराचरम किस समास का उदाहरण है, चराचरम किस समास का उदाहरण है, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व या द्विगु। कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि या द्वंद्व या द्विगु। सही आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। तो याद रखिएगा यहाँ पे कौन समास होगा, द्वंद्व समास याद रखिएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे हम आ चुके हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या 100 में, मतलब कि लास्ट प्रश्न है प्रतिदिन में कौन सा समास है। ये भी हम आपको समास वाला वीडियो में क्लियर कराए थे कि प्रतिदिन में कौन समास है, तो अव्ययी भाव समास है। याद करिएगा कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व नहीं है, याद कर लीजिएगा। इसमें समास हो जाएगा अव्ययी भाव। प्रतिदिन अव्ययी भाव का अर्थ ही होता है कि पहला पद प्रधान होना चाहिए। तो प्रतिदिन में प्रति जो है वो प्रधान है, इसीलिए प्रतिदिन
हो जाएगा अव्ययी भाव समास। आई होप यहाँ पे 100 का 100 ऑब्जेक्टिव आप सभी याद कर चुके होंगे। इस वीडियो को पीछे करके आप पूरा पढ़ सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हम आ चुके हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। सबसे पहले आपको यहाँ से पैटर्न भी पता चलेगा कि किस प्रकार से यहाँ पे आप सभी का क्वेश्चन आंसर वहाँ पे प्रश्न उत्तर वहाँ पे पूछेगा। प्रश्न उत्तर पूछने का पैटर्न जानते हुए हम आप सभी का प्रश्नों का उत्तर भी यहाँ पे बताएंगे। तो चलिए इसमें हम आपको पैटर्न के साथ में आंसर बताएंगे, प्रश्न का उत्तर यहाँ पे साथ साथ आपको क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले जान लीजिए कि खंड बा में विषयनिष्ठ प्रश्न में सबसे पहले यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर देने के लिए रहेगा और ये टोटल यहाँ पे 10 प्रश्न रहेगा जिसमें आपको 5 का उत्तर देना है और 5 में से सभी प्रश्नों का 2-2 अंक है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 10 अंक। पहला यहाँ पे प्रश्न उत्तर में 10 अंक का आपको प्रश्न पूछा जाएगा, याद कर लीजिए। यहाँ पे आप इजीली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। चलिए प्रश्न संख्या पहला का पहला है ग्राम दाहिन का दघा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्राम दाहिन का दघा बांसवदता। आपको एक वाक्य में सिर्फ उत्तर लिखना है, एक वाक्य में आपको यहाँ पे पूरा यहाँ पे लाइन को नहीं लिखना है। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बांसवदता। ग्राम दाहिन का दघा मतलब कि ग्राम में यहाँ पे आग में कौन जल गई थी, तो यहाँ पे जो रहती है बांसवदता वही जल गई थी। चलिए प्रश्न संख्या दूसरा है सालंक्यान स्नानार्थ कुत्र गता। सालंक्यान जो रहते हैं वो स्नान के लिए कहाँ जाते हैं, तो बताए थे आपको जहान व्याम नदी, जहान व्याम नदी के किनारे जाते हैं। चलिए प्रश्न संख्या तीसरा में आ चुके हैं भूमि आवरण किम। भूमि आवरण किम, भूमि आवरण किम, भूमि का आवरण क्या है, तो भूमि आवरण कौन है, तो वायु है, वायु है प्लस में जल है और फिर पर्यावरण है। कुछ है तो पर्यावरण है, पर्यावरण ऐसे लिखाएगा तो पर्यावरण हो जाएगा, तो वायु जलम पर्यावरण अस्ति हो जाएगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे प्रश्न संख्या चौथा में है वर्षा काले के स्वदेश यंती। वर्षा काल में कौन स्वदेश मतलब कि अपने घर को आ जाते हैं युद्ध करने के लिए, वो कौन अपने घर पे आ जाते हैं, तो वर्षा काले प्रवासनी जो निकले रहते हैं अपने घर से युद्ध के लिए या फिर प्रवासनी के रूप में, तो वो अपने घर वापस लौटते हैं। कब, तो वर्षा काल में। प्रश्न संख्या पाँचवा है बसंत सेना का आश्रित। बसंत सेना कौन रहती है, तो बसंत सेना एक गणिका रहती है। बताए थे आपको कि प्राचीन काल में जो विद्वान औरत रहती थी उसे गणिका बोलते थे। चलिए इसके बाद प्रश्न संख्या यहाँ पे छठा है सत्यवर्मा का आश्रित। सत्यवर्मा का आश्रित, सत्यवर्मा कौन रहता है, तो सत्यवर्मा शीतवर्मा कनिनात्मज अस्ति। सत्यवर्मा शीतवर्मा का छोटा रहता है, कनिनात्मज मतलब होता है छोटा, तो सत्यवर्मा शीतवर्मा कन्ये नात्मज अस्ति, कन्ये नात्मज अस्ति। चलिए प्रश्न संख्या यहाँ पे सातवां है, प्रश्न संख्या सातवां है यहाँ पे गर्गी वाचकनाभि अस्ति का अस्ति। गर्गी वाचकनाभि का अस्ति। आप सभी को सबसे पहले हम बता दें, वीडियो को लास्ट तक देखिए, लास्ट में आप लोग को पीडीएफ भी बताएंगे कहाँ आपको उपलब्ध कराया गया है पीडीएफ। चलिए तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, अंत में आपको बताया जाएगा। गर्गी वाचकनाभि का अस्ति, गर्गी वाचकनाभि कौन थी, तो गर्गी वाचकनाभि शास्त्र कुशल, शास्त्र कुशल अस्ति, शास्त्र कुशल अस्ति। कहाँ शास्त्र कुशल करती थी, तो जनक के सभा में, जनकस्य सभायाम हो जाएगा यहाँ पे। चलिए इसके बाद यहाँ पे हमारा सातवां प्रश्न है कदा नमन्ति त्रवः, कदा नमन्ति त्रवः, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सेवन का फलोदगमय नमन्ति तरमय। फलोदगमय माने फल जब उद्गम होता है, फलोदगमय तो वह नीचे झुक जाता है, उसका जो डाली होता है वो ज़मीन को छूने लगता है, वही यहाँ पे बताया जा रहा है। चलिए प्रश्न संख्या 9 में आ चुके हैं सर्वे प्रतिनिधि सम्मेलन की कृतवान। सर्वे प्रतिनिधि सम्मेलने की कृतवान, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वे प्रतिनिधि सम्मेलने परिचय पुरस्कार सर्वधर्म सम्मेलन वैशिष्ट वर्तनत, मतलब कि सभी प्रतिनिधि के सम्मेलन में किस लिए गए थे, सभी लोग प्रतिनिधि के रूप में सम्मेलन में किस लिए गए थे, तो अपने अपने धर्म और संस्था को उजागर करने के लिए, विशेषता बचाने के लिए। उसी में एक थे विवेकानंद जो अपने वैदिक धर्म सनातन धर्म के लेकर गए थे। आप सभी को याद रहे कि सब आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो बताए थे वही यहाँ पे आया है और ऑब्जेक्टिव में से भी कुछ यहाँ पे रिलेटेड है। प्रश्न संख्या 10वां है व्यायाम की
किम पूजायते, व्यायाम किम पूजायते, तो व्यायामता श्रम कलम पिपासा उष्ण शीत दीनता और सहिष्णुता आरोग्य च। इसका कहने का मतलब हुआ कि व्यायाम से क्या यहाँ पे मिलता है, तो व्यायाम से मिलता है यहाँ पे कलम पिपासा, आप में थकने की शक्ति नहीं रहेगा, उष्ण शीत दीनता गर्मी और फिर बरसात को सहने का क्षमता रहेगा, सहिष्णुता बनिएगा, आप सहिष्णुता मनुष्य बनिएगा, और फिर आरोग्य मतलब बीमारियों से दूर रहिएगा। जैसे ही आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ पे ख़त्म होगा तो दूसरा प्रश्न संख्या में यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरा प्रश्न संख्या में आपको टोटल 10 आपको शब्द मिलेगा, 10 आपको शब्द मिलेगा, जिसमें आपको 5 शब्द का टोटल 5 शब्दों का आपको वाक्य बनाना है। आप बचपन में वाक्य बनाने के लिए सीखे होंगे, पर संस्कृत में नहीं हिंदी में सीखे होंगे। तो वाक्य बनाने के लिए और सभी प्रश्नों के लिए 1-1 नंबर रहेगा, मतलब 5 नंबर का वाक्य पूछेगा। 5 नंबर के वाक्य में यहाँ पे अतिथि, वृक्ष, सर्वथा, सहनायक, अंतवेशी, पुरुषा, निर्वंती, महती और लब्धा, ये 10 प्रश्नों में से 5 प्रश्नों का आपको उत्तर देने के लिए यहाँ पे रहेगा। तो 5 प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दे दीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम प्रश्न का उत्तर आपको देते हैं। यहाँ पे 10 प्रश्नों में से 5 प्रश्नों का आपको यहाँ पे वाक्य बनाना है। तो जैसे हम एक बता देते हैं आपको, तो उदाहरण के लिए यहाँ पे हम ब्रिज का करके आपको बताते हैं। जैसे ब्रिज का अगर जो आप वाक्य बनाइएगा, जैसे बचपन में बनाते थे ब्रिज का, जैसे आप अगर हिंदी में बनाते हैं तो कैसे बनाइएगा, ब्रिज मतलब कि वृक्ष पर्यावरण को नियंत्रित करता है, पर्यावरण को नियंत्रित करता है। तो इसे संस्कृत में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे कि वृक्षा पर्यावरणम नियंत्रिता कुर्वन्ति, ऐसे लिखा जाएगा, वृक्षा पर्यावरणम नियंत्रिता कुर्वन्ति, ऐसे करके लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि अतिथि सत्कार के लिए, तो अतिथि सत्कार के लिए कैसे लिखेगा, अतिथि सत्कार भारतीय परंपरा वर्तते, मतलब कि यह भारतीयों का एक परंपरा रहा है, भारतीयों का यहाँ पे परंपरा रहा है कि अतिथि का सत्कार करना। इसके बाद यहाँ पे सर्वथा का आपसे नहीं बनेगा, सह का बनेगा, सह माने साथ होता है। तो ऐसे लिख सकते हैं आप कि रामेण शाह सीता बन गच्छति, रामेण शाह सीता कहाँ बचती, बन गच्छति, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। जैसे एक और आपको बताते हैं कि महती माने महान होता है, तो राम महती अस्ति, राम महान थे। चलिए ऐसे मतलब करके आप बना सकते हैं। इजली हम बताएं आपको कि मतलब कि हल्का जो शब्द रहेगा उसको चुन करके कैसे आप बनाइएगा। ऐसे इसका सभी का आपको उत्तर मिल जाएगा, हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मतलब पूरे PDF का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। वीडियो को लास्ट में प्रोवाइड कर देंगे आपको। प्रश्न संख्या तीसरा में आ जाइएगा, तो तीसरा में 2 श्लोक मिलेगा आपको। 2 श्लोक में से किसी एक श्लोक का उत्तर देना है। दोनों श्लोक 7-7 नंबर का है, मतलब यहाँ पे आपको 7 नंबर का क्लियर हो चुका रहेगा। अब देखिए इसमें आपको पूछ रहा है, कह रहा है यहाँ पे कि किसी एक पद का उत्तर दीजिए और वो भी संस्कृत में या हिंदी में। तो ये तो आपको आसान है कि आप हिंदी में दीजिए या फिर संस्कृत में, कोई दिक्कत नहीं है। पर हिंदी या संस्कृत में देने से पहले आपको बता दें कि अगर जो आप संस्कृत में याद किए हैं तो संस्कृत में ही लिखें, और अगर जो आप हिंदी में याद किए हैं तो आप हिंदी में वहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका हम बताते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, वहन्ति वर्षति नदन्ति भवति ध्यानति नृत्य समाधि सन्ति नधो घना मत गजा वसंता बनान्ता प्रिय विहीन सिखिन पालवन, मतलब कि इसका कहने का अर्थ हुआ यहाँ पे, इसका उत्तर यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगा। नीचे यहाँ पे बताया गया है, नीचे आइएगा तो नीचे यहाँ पे आपको मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे पहला श्लोक ये रहा आपको, पहला श्लोक, वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भवति अध्यान्ति नृत्य समासन्ति नदो घना मत गजा बनन्ता
प्रिया विहिनी सिखिन पलांग, मतलब इसका अर्थ हुआ कि जब नदियाँ बहती है वहंती, बादल बरसते हैं वर्षंती, और मस्त हाथी गरजता है नदंती, मतलब कि यहाँ पे नदी क्या बोलते हैं उसको, गज गज क्या हो रहा है यहाँ पे, गरज रहा है। और वन सुशोभित होता है, और फिर प्रियाओं से रहित जन प्रियजनों का चिंतन कर रहे हैं तथा वो सांस ले रहे हैं, आराम से वो सांस ले रहे हैं। कहाँ? तो ये पर्यावरण में जब क्या होता है तो नदियाँ बहती है, बादल बरसते हैं और हाथी मस्त वनों में गरजते हैं। तो जो वन होते हैं वो क्या होते हैं, सुंदर मतलब सुशोभित होते हैं, याद करिएगा। चलिए यहाँ पे दूसरा जो यहाँ पे आपका श्लोक है वो ये रहा। दूसरा श्लोक है व्यूढ़रश्को वृषकंध सालप्रा शुंभर भुज आत्म करछे देह छात्रो धर्म इवाश्रिता, मतलब कि तो यह जो श्लोक है इसका अर्थ होता है यहाँ पे व्यूढ़रश्को मतलब चौड़ी छाती वाले, चौड़ी छाती वाले, और वृद्धश को यहाँ पे वृष मन क्या होता है तो सांड, सांड के समान ऊंचे कंधे वाले, साल प्रभुज्य, और फिर वृक्ष के समान भुज, वृक्ष के समान यहाँ पे लंबा भुज वाले, आत्मरक्षक जो क्षत्रिय हैं उनका नाम था कौन तो राजा दिलीप। तो ऐसे थे राजा दिलीप, याद रखिएगा, मतलब कि राजा दिलीप के बारे में बताया गया है इस श्लोक में। तो जैसे आपको इसका हिंदी पता है वैसे ही आपको लिख देना है कि चौड़ी छाती वाले और वृक्ष से मतलब कि सांड के समान कंधे वाले, पेड़ के समान ऊंचे भुज वाले और आत्मरक्षक राजा दिलीप थे। वैसे करके आपको हिंदी में यहाँ पे लिख देना है। जैसे ही आपको ये दोनों आपको श्लोक बताएं, बहंती वर्षंती वाला और व्यूढ़रश्को वाला, तो ये दोनों श्लोक को आप याद कर लीजिएगा। ऐसे PDF मिलेगा उसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जैसे ही तीसरा प्रश्न के बाद चौथा प्रश्न में आइएगा तो आपको इसमें एक विषय में आपको निबंध लिखना है, एक विषय में आपको निबंध लिखना है। यह निबंध आपको 8 नंबर का पूछेगा। तो जिस प्रकार से आप क्लास 10th में आप पढ़ते होंगे, जैसे आप एग्ज़ाम में लिखते होंगे वैसे ही लिखना है आपको। अस्माकं देशा वर्षावर्णम परोपकारा प्रिय कवि या महात्मा गांधी पर आपको लिखना है। इसमें से किसी को पर भी आप याद कर लीजिएगा, किसी पर भी अगर जो आप याद कर लीजिएगा तो आपको एक न एक आएगा और सिर्फ आपको एक का ही उत्तर आपको देने के लिए रहेगा। ये बात याद कर लीजिए। जैसे कि हम आपको बता दें कि पिछले वर्ष के लिए 2023 वाले स्टूडेंट के लिए हम चुन कर कुछ ऐसे यहाँ पे संस्कृत विषय पर यहाँ पे निबंध को बताए थे और उसमें से ये आया भी है। जैसे अस्माकं देश के बारे में बताए थे, प्रिय कवि दिनकर के बारे में बताए थे। तो कोई भी अगर आपके प्रिय कवि हैं उनके बारे में लिख दीजिए। तो कवि दिनकर के बारे में बताए थे और अस्माकं देशः के बारे में बताए थे। और आपको यहाँ पे बनाना है सिर्फ एक ही और 2 आपको बताए थे। तो आपको इसमें से कोई भी याद कर लेना है। तो यहाँ पे परोपकारा पर लिखा गया है, परोपकारा पर यहाँ पे लिखा गया, इसको भी स्क्रीनशॉट या फिर ले सकते हैं या फिर PDF आपको मिल जाएगा। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे निबंध बना लीजिएगा, इसके बाद 5वां प्रश्न में आपको टोटल 4 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए रहेगा और सभी प्रश्न सिर्फ 5 नंबर के रहेंगे। मतलब यहाँ पे 20 नंबर का टोटल ये प्रश्न संख्या 5 रहेगा। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि इसका आंसर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे हिंदी में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे भास के नाटकों का परिचय दे, और यहाँ पे सच्चे मित्र का लक्षण क्या है, दिलीप राजा के बारे में वर्णन करें, ज्ञान सागर के पाठ के आधार पर पुस्तकालय का क्या महत्व है, व्यायाम के आधार पर व्यायाम पाठ के आधार पर व्यायाम के लक्षण, व्यायाम के लाभ को लिखें। ऐसे ऐसे प्रश्न रहेंगे। इसके बाद यहाँ पे 2 प्रश्न आपको नीचे मिल जाएगा, 2 प्रश्न यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगा। नीचे जब आइएगा तो नीचे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक बात बता दें, यहाँ पे जो लास्ट वाला प्रश्न रहेगा वो गद्यांश रहेगा। गद्यांश का पढ़कर आपको उत्तर देने के लिए रहेगा और उसके ऊपर वाला एक व्याकरण रहेगा। तो ये दोनों बना लीजिएगा। जैसे संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि का भेद सहित
सुधारण से ही उल्लेख करना है इसको, तो इससे आपको उल्लेख किया गया है। और आई होप इतना आपको सारा पता होगा। आप इसका उत्तर हिंदी में भी लिख सकते हैं, जहाँ पे प्रश्न उत्तर आपको बताएं इसका उत्तर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। आई होप इतना सारा जानकारी आपको पूरा प्राप्त हो चुका होगा। नीचे आपको हिंदी का PDF मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से क्लिक करके आप सीधे वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा, तो आप इजीली डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।